नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के लेक्चर में हम लोग 26 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने आर्टिकल्स को देख लेते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज के दिन के लिए हैं एल नीनो, जो कि क्लाइमेटिक फिनोमिना है, देन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, G20 एंड टेररिज्म। ये आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे फर्स्ट करंट अफेयर से, एल नीनो। आप लोगों ने जरूर सुना होगा ज्योग्राफी में एल नीनो, ला नीना। तो ये एल नीनो और ला नीना, ये जो दो इम्पैक्ट्स हैं, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये चेंज होते जा रहे हैं? ठीक है, ये अभी आज के प्रेजेंट में न्यूज में है, क्योंकि ये जो एक पूरा फिनोमिना है, जैसे कि आपको पता है कि ये एल नीनो और ला नीना जो है 2030 तक जो है, यहाँ पर इसके बारे में पता चल सकते हैं कि ये भाई पहले ही कैसे हम इसको जो है अनुमान जो है इसका लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि एल नीनो और ला नीना के जो दो एक प्रभाव होते हैं, ये जो है हमारे कहाँ पे होते हैं? ये सबसे ज्यादा जो है हमें देखने को मिलते हैं जो हमारा पेरू का रीजन है, जो हमारा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर के पास। सबसे पहले तो एल नीनो का जो मतलब होता है वो होता है लिटिल बॉय या चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग लिटिल बॉय भी होता है, ये स्पेन लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिसमस के अराउंड आता है और आपको पता है आप जो है अगले महीने क्रिसमस आने भी वाला है। तो यहीं पर जो एक साउथ अमेरिका के फिशरमैन थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर देखा था कि जो गर्म पानी है वार्म वाटर में, पैसिफिक ओशन में एक अलग तरीके के कुछ वार्म वाटर सा बनता आ रहा है, जो कि दिसंबर के अराउंड आता है। तो उसी का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर वो देखने को मिला है। यहाँ पर जो है इसको अलग अलग रीजन में इसको जो है वो देखने को मिलता है ये। अब हम ये समझते हैं कि ये कोल्ड वाटर और ये वार्म वाटर, गर्म पानी और जो ये ठंडा पानी जो ओशन में बनता है, ये यहाँ पर होते क्या है? सबसे पहले तो ये आपको याद जो रखना है इसके अंदर, वो कहाँ पे बनते हैं? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में जो इक्वेटर का रीजन है, इक्वेटर के रीजन के पास ये पूरा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एल नीनो जो है यहाँ पर, ये रो हमेशा नहीं होता है ये, और ये प्रिडिक्टेबल भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 7 सालों के बीच में कभी देखने को मिलता है, जब पैसिफिक ओशन में इक्वेटर के पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है। जो एटमॉस्फेयर का दबाव है वहां पे जब चेंज आता है उसमें, इसको चेक करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और भी काम करती हैं, जिसको चेक भी करती हैं। साथ साथ मॉनसून पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो ताहिती का प्रेशर होता है वो डार्विन के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, प्लस ईस्ट पैसिफिक और लो पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक में कम हो जाता है इम्पैक्ट। साथ ही साथ जो लो रेनफॉल है वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जब कभी भी एल नीनो आता है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सूखा पड़ने की सिचुएशन भी कई जगह पर देखने को मिली है। कई जगह पर जो है ऐसे भी देखने को मिला है कि एक जगह पे बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, कोई एक जगह पर बारिश जो है बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो रही है। तो बेसिकली जो एल नीनो है वो इसका मतलब ही यही होता है, जिसमें अनयूजुअल तरीके से जो सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल रीजन है वो पूरा गर्म होने लग जाता है, जिसकी वजह से पूरे पूरे धरती का जो एक वातावरण होता है या पूरा एक जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो बिगड़ने लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है इसका, इसको जरूर पढ़िएगा। ये इस तरीके से फिनोमिना होते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इक्वेटर है,
यहाँ पे बहुत ही जो है वो वार्म वाटर रहता है क्योंकि इक्वेटर के रीजन होता है। तो यहाँ पे वार्म वाटर है, लो प्रेशर बनता है। ठीक है, उसकी वजह से ये सारे जो एक रीजन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई बार इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो भी बढ़ी हुई होती है, इंक्रीज्ड रेनफॉल। ज्यादा से ज्यादा तो पता है कहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है? साउथ अमेरिका के रीजन में। इसलिए साउथ अमेरिका के रीजन में पेरू, चिले, कोलंबिया, वेनेजुएला, उस रीजन में कई बार जो है ज्यादा फ्लड की सिचुएशन भी आ जाती है। और कई जगह ऐसा होता है जहां पर कई जो है कहीं पर फ्लड और कहीं पर ड्रॉट भी आ जाता है। ठीक है भाई। और साथ ही साथ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के पास जो हरिकेन्स बनते हैं, हरिकेन्स बनने का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक याद रखिएगा। कई बार इसको इवेंट देखने को मिला है ये वाला पेरू के अराउंड, तो कई बार इस चीज को देखने को जो है फिलीपींस, पेरू, कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कई बार वहां पे बहुत जबरदस्त बारिश आई है। और जबरदस्त बारिश के साथ साथ वहां पर जो पूरा रीजन है उसमें फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। वही जो वर्ड है ला नीना, ला नीना शब्द का क्या मतलब होता है? लिटिल गर्ल। ये भी स्पेन का वर्ड है, लिटिल गर्ल होता है। और कई बार इसको जो है एंटी एल नीनो भी कहते हैं, क्योंकि ला नीना जो है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? जैसे एल नीनो जुड़ा हुआ होता है गर्म पानी से, ये जुड़ा हुआ होता है कोल्ड वाटर से। इसलिए इसको कई बार जो है हम लोग एंटी एल नीनो के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल से ज्यादा जो ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है, पूर्वी प्रशांत महासागर का जो रीजन है, वहां पे ठंडक होने लग जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो जो हिंसा होती है उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो है एक दिन है। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पर ये जो है वो दिन मनाया गया है। तो बस इसी को अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इसको आप लोग अब समझेंगे। वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो अब यहाँ पर जो ये स्पेसिफिकली जो यहाँ पर मनाया गया है इवेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी वुमेन ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसको होस्ट किया है। ठीक है, ये स्पेसिफिक दिन जो है वो 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो दिन है ये यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे मनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन होता है, 25 नवंबर से शुरू होकर के पूरा 10 दिसंबर तक ये इवेंट जाता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में ये मैं आपको बता देती हूँ, ये यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था। पता है ना, रिजोल्यूशन, यूएन अपनी एक लिस्ट पास करता है, रिजोल्यूशन पास करता है। तो ये वाला रिजोल्यूशन है 54/134। इसके तहत इसको पास किया गया है, जिसमें वुमेन जो है, जिनके साथ भी रेप होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, या किसी भी और तरीके की वायलेंस होती है, चाहे वो घर में, चाहे वो वर्क प्लेस पर, किसी भी तरीके की वायलेंस होती है, उसको यहाँ पर जो है वो उसके लिए अवेयरनेस लोगों में लेके आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी थे उस समय, उन्होंने यहाँ पर इस पूरे दिन का एक स्पेसिफिक थीम निकाला था। ठीक है, यूनाइट, किसके नाम से? यूनाइट। यूएन का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन, आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, टू एंड वायलेंस, वायलेंस को एंड करने के लिए। ठीक है, तो कई बार इसकी थीम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट निकाली गई है। तो अभी नेक्स्ट टाइम 25 नवंबर 2023 को यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ इसको बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अलग अलग मार्चेस भी निकालते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, अलग अलग जगह पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से यहाँ पर अब क्या है, एक डेटा इन्होंने यहाँ पर बताया वर्ल्ड हेल्थ का, कि 45% जो फीमेल हैं वो किसी ना किसी तरीके की यहाँ पर जो है वायलेंस को फेस करती ही करती हैं। और हर 10 में से 6 लड़कियों के साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट पब्लिक प्लेस पे देखने को मिली है। और साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 1/3 वुमेन जो है उनको जो है वो हर एक जगह पर फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिला है।
और सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर वो 3% वुमेन को अपनी इस एज के अंदर कभी ना कभी तो ऐसा सेक्सुअल वायलेंस देखने को, शारीरिक हिंसा उन्होंने अनुभव किया ही किया है। ठीक है। तो और 6% ने अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार तो ऐसा जरूर फेस किया ही। और अब जो है इंडिया की स्पेसिफिक बात करूं तो ये डेटा आया है कि पिछले एक साल में जो है इतने परसेंट गिरावट भी आई है। तो यही है बेसिकली यहाँ पर, जो कि ये चाहता है कि वुमेन के और गर्ल्स के अगेंस्ट किसी भी तरीके हम लोग जो है वो ट्रिब्यूट यहाँ पर चाहे प्रोवाइड करें, चाहे किसी भी तरीके से ये जो है इसको स्टॉप किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो है एक मीराबल सिस्टर्स को यहाँ पर ट्रिब्यूट करने के लिए एक पूरा मार्च यहाँ पे निकाला जाता है। मीराबल सिस्टर्स जो है, जो उनके साथ यहाँ पर गलत हुआ था उसके तहत इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये चीज की जाती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होती है उसके अगेंस्ट। अब आप इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। जब यूएन में, मैंने बताया ना आपको, यूएन जनरल असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को पास करा, ठीक है, कि अगर कोई भी एक्ट ऐसा है जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहा है किसी भी फॉर्म में, फिजिकली, सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली भी, मतलब मानसिक तौर पर भी या शारीरिक तौर पर या यौन तौर पर, जिससे वुमेन को एक हार्म होता है, तो उस चीज के लिए जो है उसको हम एक वायलेंस की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर फाइनली ये जो यूनाइट है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये यूनाइट के तहत ही इसको मनाया गया है। और 1999 में जनरल असेंबली ने 25 नवंबर को इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए फाइनल डे डिसाइड किया था। तो ये जो है इसकी एक ऑफिशियल मीटिंग यहाँ पर हुई थी 25 नवंबर को। और वुमेन राइट्स के ऊपर जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है कि हमें वुमेन राइट्स के ऊपर काम करना है, और साथ ही साथ जो भी इस तरीके की वायलेंसेस होती है वो स्टॉप करनी है। 10 दिनों लंबा ये चलाया गया है, और ये 25 नवंबर से शुरू होके 10 दिसंबर तक था। 10 दिसंबर क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे, तब तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे के साथ ही इसको। ठीक है। और इसका जो कलर यूज किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, मे भी ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इससे एसोसिएटेड कलर कौन सा होता है। तो इससे एसोसिएटेड कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज यहाँ पे क्या होता है? ऑरेंज यहाँ पर ये कहता है कि जो विमेन है या गर्ल्स है उनका आगे ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है ना, ब्राइट फ्यूचर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से ही इसको स्टॉप करने के लिए है। ठीक है, किसके ऑनर में नाम बताया आपको मैंने? जो यहाँ पर सिस्टर्स हैं, यहाँ पर आपने पढ़ी ये सिस्टर्स, मिराबल सिस्टर्स। ठीक है ना, मिराबल सिस्टर्स जो हैं जिनको डोमिनियन रिपब्लिक में बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था, जब वहां पर एक लीडर थे राफेल त्रुजोलियो, उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत बुरे तरीके से उन तीनों पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गर्ल्स को, यहाँ पर जो वुमेन के लिए फाइट कर रही थी, उनको यहाँ पर मार दिया गया था। इसी के सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये चीज जो है वो डेडिकेट की गई है। आई होप सबको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो काफी डिस्कशंस हुए हैं। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर आप अगर कोई भी मेंस का तैयारी कर रही हैं, मेंस की तैयारी करने में आपसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर सवाल किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो विमेन है उनके ऊपर जो वायलेंस है उसका डेटा आपको यहाँ पर जो मैंने प्रोवाइड करा है, आपको वही डेटा यूज करना है। आप अपनी मर्जी से और कोई डेटा यूज नहीं करेंगे, जो आपको मैंने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करवाया है सिर्फ उसी डेटा को आप यूज करेंगे। तो वो डेटा आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है, ये पॉइंट्स है, उनको दिमाग में रखते हुए आपको पूरा आंसर फ्रेम करना है। क्योंकि जो मेंस है ना, देखो इसका प्रीलिम्स में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि कौन सी डेट को मनाया गया है, कौन मनाता है, कलर कौन सा है, किसको ट्रिब्यूट करने के लिए है ना, कि प्रीलिम्स में तो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट मेंस, मेंस में आपसे ये ऐसे में पूछ सकता है। ठीक है, आपसे ये जो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में रिलेट करके किसी भी और डेटा के साथ इसको पूछ सकते हैं। यूपीएससी भी, यूपी पीसीएस भी, मतलब स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी आ सकता है ये। आई होप सबको ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, जो कि कहता है इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, इंडिया में जो हमें पता है कि कुपोषण की जो प्रॉब्लम चल रही है,
तो वो माल न्यूट्रिशन के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक है। तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको हम कहते हैं, इसमें हम लोगों का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके ऊपर भी सवाल आते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन को भी समझेंगे। तो हम दो चीजों को यहाँ पर समझेंगे। मैं आपको पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी समझाऊंगी, यहाँ पर इंडिया की कैटेगरी भी समझाऊंगी, और कैसे इसको हम सुलझा सकते हैं, ये क्या चीज है, वो भी समझेंगे। देखिए, आप जैसे कि आप जानते हैं कि 2022 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रेटिंग आई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रेटिंग में इंडिया की जो रैंक दी है, ठीक है, इंडिया की रैंक दी गई है 107। ठीक है। ये आपका सवाल किया जा सकता है इसके ऊपर। अब कैसे आएगा वो समझिए। क्योंकि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये GS 2 से मैं इसको ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी। GS पेपर 2 से कैसे रिलेट कर पाऊंगी? क्योंकि GS 2 में आप लोगों ने पढ़ा है ना, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ऐसे इश्यूज जो हमारे सोशल सेक्टर, हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आ सकता है, जो हमारा पोषण अभियान है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, जीरो हंगर प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम है, उन पे आ सकता है। हम इंडिया की रैंक जो है ना, वो 10 सालों में बहुत डिक्रीज होती गई है। ये जो पूरा एक इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कौन पब्लिश करता है? पता होना चाहिए आपको। IFPRI, इफ्प्री इसको पब्लिश करता है। ये एक USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और साथ ही साथ जर्मनी का एक और ग्रुप है जिसका नाम है वेल्च हंगर लाइफ। ठीक है, ये पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने मिलकर के यहाँ पर ये स्टार्ट किया, जिसमें ये इन्होंने क्या चीजें ली हैं, इन्होंने ये देखा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने मिलते हैं। अगर आपके पूरे जो भी पॉपुलेशन है आपकी, अगर वो गुड अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल्स, यहाँ जो बेसिकली पोषक तत्व होते हैं बैलेंस डाइट के, या छोटे छोटे जो हमें चीजें चाहिए होती है, अगर वही नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब वहां पर भुखमरी की सिचुएशन है। दूसरा, यहाँ पर वो अंडर न्यूट्रिशन को देखते हैं कि जिसके अंदर जो है उसकी हाइट और वेट का क्या रेशो चल रहा है, हाइट और एज का क्या रेशो है, और वेट और एज का। हमें यही चीजें देखनी होती है ना, कि यार एज के हिसाब से पर्सन का जो है वो वेट कितना है, या उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना है, या उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट कितनी है। हम ये तीन चीजें देखते हैं, है ना। अगर किसी भी पर्सन की जो एक 5 साल से कम का बच्चा है, जिसका अपनी हाइट के हिसाब से वेट कम है, मतलब कि वो अभी उतना ज्यादा न्यूट्रिशन उसको नहीं मिला है, उसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग। अगर किसी भी हमारे 5 साल से कम उम्र के बच्चे की वेट और हाइट का रेशो सही नहीं है, मतलब उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट नहीं है, ठीक है ना। और अगर ऐसा होता है कि जो एज है उसके हिसाब से हाइट नहीं है, एज और हाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो मैच नहीं करता, उसको हम कहते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी। समझ गए सब लोग? सॉरी, चाइल्ड स्टंटिंग, मॉर्टेलिटी तो डेथ होता है, सॉरी सॉरी, लिख लीजिए इसको, स्टंटिंग। ठीक है। सो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है वो एक क्लासिफिकेशन निकाली जाती है। इंडिया की रेट इसके अंदर हर एक में काफी कम दी गई है, और यही है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मीनिंग भी यही होता है, या तो ओवरवेट हो जाना, क्योंकि उसको किसी ना किसी तरीके का डिजीज है, कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं। तो हमारे भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है उसका भी मैंने आपको डेटा दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो ना, तो और आप अपने मेंस के आंसर में डेटा को लिख पाए, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। आपको उससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है, और एग्जामिनर को भी पता लगता है कि आपको यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है माल न्यूट्रिशन के बारे में डेटा को इकट्ठा करना। ठीक है। होता क्या है ना, भारत के अंदर लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं है न्यूट्रिशन की। तो क्या होता है, न्यूट्रिशन की जब जानकारी नहीं होती है, तो वो उतने न्यूट्रिएंट्स, इतने विटामिन, उतने मिनरल्स को ले नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषित रह जाते हैं। साथ ही साथ कई बार जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे हमारे जो डिसेबल लोग हैं, जो उतना काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, या फिर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अलग रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनको खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, या बनाना नहीं आता है, या उतनी बैलेंस्ड मील्स बना नहीं पाते हैं। तो क्या होता है ना, वो भी एक माल न्यूट्रिशन का यहाँ पर कारण बन जाता है। ठीक है। तो अगर मैं एक बार ये देखूं कि भाई माल न्यूट्रिशन होता क्या है,
तो मैं तो माल न्यूट्रिशन को ये लिखूंगी कि माल न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इज टेकन, जब न्यूट्रिशन सही मात्रा में ना लिया जाए, ठीक है ना, उनको ये चीजें होती हैं। तो उसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन, जो कि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर अब डेटा भी आप देखेंगे। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है कि अभी न्यूट्रिशन के स्टेटस में भारत की कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आई है पिछले 2 से 3 वर्षों में। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर वेस्टिंग का मामला बढ़ने को देखने को मिला है, ठीक है, ओवरवेट देखने को मिले हैं, अनीमिया खून की कमी होना बच्चों में ये भी चीज देखने को मिली, और साथ ही साथ 57% ऑफ द वुमेन, जो कि ज्यादा आधी से भी ज्यादा वुमेन जो है भारत की, वो हमेशा ही यहाँ पर अपनी एनेमिक रही है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। जैसे कि आप जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के समय में इस वजह से वुमेन जो है यहाँ पर वो अनीमिया, यहाँ पर उनको प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। तो ये एक डेटा है जो कि पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने किया था। उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते आज भी इसको परफॉर्म किया जाता रहा है। और सबसे ज्यादा जो है वो अंडरवेट की अगर मैं बात करूं तो अंडरवेट चाइल्ड आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी से, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। डेटा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मतलब पूछा नहीं जाएगा, आपको अपने आंसर में माल न्यूट्रिशन पे अगर कभी भी लिखा आता है तो आपको यहाँ पर ये लिखना है अपने आंसर में। इसके रीजन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जैसे और बताए। फूड इनसिक्योरिटी, पूरी तरीके से फूड ना मिलना, कई बार क्लाइमेट चेंज, वॉर, एग्रीकल्चर में सही नहीं हो पाना, फूड जो है वो असुरक्षित मिला, सैनिटेशन साफ सफाई वाली चीजें नहीं मिली, साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि कई बार फूड के प्राइसेस बढ़ा दिए गए, उतनी नॉलेज नहीं है क्या जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। और जो भी इस तरीके के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस, पीडीएस का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है लोगों को यहाँ पर इंक्लूड करना, माइग्रेंट्स का सबको इकट्ठा ले पाना, तो हर जो भी एक हम राशन बांटते हैं या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आते हैं उसमें बहुत सही तरीके से चीजें नहीं देखने को मिली। तो ये है एक बहुत बड़ा रीजन। साथ ही साथ पॉवर्टी, गरीबी, और कुछ गुड अमाउंट पे खाने का ना होना यहाँ पर, ठीक है। या फिर ऐसी गर्ल्स जिनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम्स आती है, बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। प्लस फूड हैबिट्स का भी चेंज होना। भारत में आज के समय में मैं बताऊं तो फूड को कंज्यूम करने की हैबिट्स बहुत ज्यादा चेंज हुई है। बहुत सारी नई नई चीजें जो है ऐड हुई हैं। तो वही है ना कि उतना ज्यादा हम लोग यूज टू हो गए हैं अब स्ट्रीट फूड का, जंक फूड का, फास्ट फूड के हम लोग बहुत ज्यादा यूज टू हो गए हैं कि वही खाने का ही पसंद आता है। और हम उसमें ये नहीं चेक करते कि न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में है, कितना अमाउंट में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, क्या हमारे सेहत के लिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले ये सब बताएंगे, आप इसी पैटर्न में समझाएंगे। आप पहले क्या बताएंगे? माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, कुपोषण का अर्थ क्या है वो समझाओगे। फिर ये बताओगे डेटा। अगर आपको डेटा पता है तो आप डेटा जरूर लिखिएगा, ज्यादा नहीं, 2 या 3 पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रही बहुत सारा डेटा लिखो, उतना जरूरत नहीं है, पर 2 या 3 पॉइंट्स डेटा के जरूर लिखिए, जिसमें ये अगर आप 3 पॉइंट्स लिख दें तो बहुत है इसके अंदर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बहुत है इसमें। ये डेटा आपको लिखना है। फिर आपको बताना है कारण। आप ऐसे ही अपने आंसर को बढ़ाएंगे, कारण बताओगे कि क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है। कारण को बताने के लिए आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो। आप हेडिंग बनाओ रीजंस, आप फ्लो चार्ट बना दो, या आप ऐसे कर लो, आप एक ऐसा लो, रीजंस यहाँ लिखो, आप ऐसे करके 3 4 रीजन बता दो, ऐसे करके, मतलब एक ना एक अच्छा सा एक डायग्राम सा, फ्लो चार्ट सा बना दो, और फिर एक एक करके रीजन को समझा दो, या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को समझा दो, ठीक है। तरीका आपका अपना है, जो उस समय आपके दिमाग में एकदम क्लिक कर जाए वैसे लिख दो, ठीक है। सरकार ने कौन कौन सी चीजें करी? एक एक्ट लेके आए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के आया गया ताकि हर एक को फूड सिक्योरिटी मिले, एटलीस्ट सबको गुड अमाउंट में फूड तो मिले ही मिले, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन पे किया गया।
फिर जैसे कि आप जानते हैं वेरी फेमस मिड डे मील प्रोग्राम, जिसका नाम अब चेंज भी हो गया, पोषण अभियान हो गया है, जो कि 1995 में भारत की सरकार ने स्टार्ट किया था, जो कि फर्स्ट से 8 क्लास तक के हर एक चिल्ड्रन को यहाँ पर फूड मिले, उसके लिए स्टार्ट किया था, ताकि बच्चे स्कूल भी आए, अटेंडेंस भी बढ़े, ठीक है, स्कूल के अंदर एनरोलमेंट भी बढ़े, और साथ ही साथ सबको यहाँ पर खाना भी प्रॉपर मिले। ठीक है, तो जितने भी स्कूल्स थे उनके अंदर ये चीज स्टार्ट की गई। प्लस अब जो है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अभियान हो गया है, 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ हमारे बच्चों को सहायता मिली है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि आप जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें सरकार जो है वो हमारे लोगों को यहाँ पर खाना जो है वो देती है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चलते ये जो है खाना यहाँ पर बांटा जाता है सस्ते दामों पर। फिर उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, ये भी सरकार ने स्टार्ट करी। अंत्योदय अन्न योजना किस लिए स्टार्ट हुई है? ये 1 करोड़ बीपीएल फैमिलीज के लिए स्टार्ट हुई है, जो यहाँ पर उनको ये प्रोवाइड किया जाए, जो है उनको, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको, गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं। और वही फिर आगे पोषण अभियान, ये भी आपको बताया, जो कि माल न्यूट्रिशन के लिए दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों में इस चीज को बेहतर करने के लिए। बच्चों में जो हम देखते हैं ना कि उनमें कमी जिस प्रकार की है, उसके लिए। साथ ही साथ और भी बहुत सारी स्कीम्स है, ये तो मैंने सिर्फ 4-5 लिखी है यहाँ पर, मैं आपको और भी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, मातृत्व से आप समझ गए हो गए, ये फीमेल के लिए है यहाँ पर, क्योंकि जो क्या होता है ना कि जो फीमेल है जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद प्रेग्नेंट और डिलीवरी के बाद जो है फीमेल को यहाँ पर जो है वो कुछ अमाउंट में कैश यहाँ पर दिए जाएंगे, सो दैट उनको जो है और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए और खुद की देखभाल करने के लिए एक पैसा हो। ठीक है, और अभी रिसेंटली पीएम मातृ वंदन योजना भी स्टार्ट की गई है। मातृ वंदना योजना, जो कि यहाँ पर 2017 में स्टार्ट हुई थी अभी, जिसमें 6,000 रुपए जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये जो है फैमिली का पहला बच्चा जो होगा ना, उसी को ये जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर जो है वो स्टार्ट की गई हैं। इससे इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताती हूँ। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया है इसके ऊपर, मैं यहाँ पर आपका लिख देती हूँ इस तरफ, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इस तरफ इंग्लिश में लिख रही हूँ, मैं हिंदी में भी बताऊंगी। द रीजन फॉर माल न्यूट्रिशन स्लैश हंगर आर मल्टी डायमेंशनल। कुपोषण और भुखमरी के जो कारण है वो बहुआयामी है। ठीक है, इसका हिंदी में ये मीनिंग है। इन दिस लाइट डिस्कस फैक्टर्स contributing malnutrition and also suggest measures to improve। मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रही हूँ करने के लिए। सब लोग इस क्वेश्चन को अपना, जो भी मेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आगे से आगे मेंस के लिए एग्जाम के लिए देना चाहते हैं, वो इसके ऊपर एक बार प्रिपेयर करिए आंसर को। ठीक है, हिंदी में भी बता देती हूँ कि कुपोषण और भुखमरी के जो कारण है वो बहुआयामी है। इसी तर्क में बताइए कि कुपोषण को जो है कुपोषण के जो कारण है वो समझाइए, और साथ ही साथ उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है तरीकों को भी समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन है, और तरीका मैं बता देती हूँ लिखने को। आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे? माल न्यूट्रिशन का मीनिंग समझाओगे। ठीक है, और एक दो जो है मैंने डेटा बताया था ना, जो वो डेटा समझाओगे। फिर आप पैराग्राफ चेंज करोगे, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, दूसरे पैराग्राफ में आप समझाओगे फैक्टर्स, फैक्टर्स जिसकी वजह से ये माल न्यूट्रिशन हो रहा है, क्यों, वो पॉइंट्स बताओगे। अनहेल्दी फूड का, पीडीएस सिस्टम का, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ना होना, सैनिटेशन खराब होना, नॉलेज का ना होना, सही अमाउंट में बैलेंस डाइट का ना पता होना, जो मैंने पॉइंट्स बताए ना अभी, वो सब बताएंगे आप। 5 से 6 पॉइंट्स में खत्म कर देंगे इसको।
उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पर बताओगे कि कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसको मेजर, इसको इम्प्रूव करने के, तो वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो आप लिखेंगे अब यहाँ पर मेरे साथ। क्या क्या तरीके हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए? कि कैश ट्रांसफर, ये ठीक है, ये स्कीम्स के बारे में आप बताओगे। उसके अंदर आप दो तीन स्कीम्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो ये स्कीम्स आई हैं, ये भी एक अच्छे रूप में साबित हुई है, कैश ट्रांसफर से यहाँ पर किया है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे क्या बताओगे? राशन शॉप्स के बारे में। राशन शॉप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि जो राशन शॉप्स है उन्होंने किस तरीके से रोल प्ले किया है इस पूरे में बेटर बनाने। प्लस आप मेरा एक और सुझाव यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके लिए एक फूड एंड न्यूट्रिशन कमीशन बनाने की जरूरत है, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाए, जिसमें फूड और न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई सारी एक तरीके से चीजें निकल के आए। प्लस हमारे भारत के अंदर जो है जितनी भी विमेन है, उनको यहाँ पर जो है ये फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड, इन सब के बारे में बताने की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ जो विमेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है अनीमिया की, उसके लिए आयरन और जो फॉलिक एसिड होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है यहाँ पर ये फूड राशन जिसमें पीडीएस में आप देते हो, उसमें ये सप्लीमेंट्स को ऐड करना जरूरी है। ऐसे सप्लीमेंट्स जो एक महिला के अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की चीजों को कंप्लीट कर सके। तो ये सब पॉइंट्स आप समझाएंगे, और फिर उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि जो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट होती है हमारी, लोकल गवर्नमेंट हमारे लिए कैसे इसके अंदर सपोर्ट कर सकती है, ताकि वो हर एक जगह पर, हर एक ग्रुप में यहाँ पर जो है न्यूट्रिशन भरा खाना जो है वो यहाँ पर पहुंचा सके। ये सब भी आप बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप इसके अंदर चाहे तो आंगनबाड़ी सेंटर्स का भी मेंशन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी हो गया, मिड डे मील का मेंशन कर देना। ठीक है, स्कूल्स के अंदर मिड डे मील, पोषण अभियान, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस आप लास्ट में ये लिख सकते हैं, इसको लास्ट में खत्म करने के लिए मैं बताऊंगी कि आप ये लिख सकते हो, फाइनली वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी। आज के समय में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, वो हम यहाँ पर ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। समझ गए सब लोग? तो इस तरीके से आप पूरा अपने आंसर को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, और आप अपनी एक चेक करेंगे कि आपको कितना यहाँ पर समझना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कहता है G20 के ऊपर, जो कि बहुत न्यूज में है। आई होप सबको यहाँ पर ये तो सुना ही होगा सबने, क्योंकि भारत जो है वो G20 की यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी है वो अब दिसंबर से लेने वाला है। ठीक है, इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 में पूरा। तो अभी जो है इंडोनेशिया में हुआ था G20। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर ग्रुप है, जिसके अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक भी आते हैं। G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो आपको एक तो पढ़ना है, G20 की टोटल कंट्रीज के नाम। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पर अब G20 में क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, अब ये क्या इंपॉर्टेंट अभी अभी की चीजें चल रही हैं वो आपको पढ़ना है। टोटल 20 मेंबर है, जिसके अंदर वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन, 85% जो है वो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट है, जिसके कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, कोई सेक्रेटरीट नहीं है, हर बार यहाँ पर अलग अलग जगह पर इसको लिंक किया जाता है। असल में G20 आया कैसे है, ये कहाँ से आया G20, इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर ये है कंट्रीज हमारी, ये आपको कंट्रीज पढ़नी है। ठीक है ना, G7, G8, G20, ये G20 में ऐड है। इंडिया G7, G8 का पार्ट नहीं है। G8 का पार्ट रशिया है, जो कि बाद में हटा दिया गया था, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को, जो यूक्रेन का हिस्सा है, वो उसको जो है जबरदस्ती यहाँ पर हथिया लिया था, जिसके तहत इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर ये ओरिजिन ये है इसका, कि एक्चुअली में एशिया के रीजन में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 से 1999, जिसमें G7 की कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से इसको यहाँ पर जो है वो एक डेवलप किया गया 1999 में, जब यहाँ पर पूरा क्राइसिस आया था, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक, IMF और सारी कंट्रीज यहाँ पे आए थे। जिसमें दो तरीके से काम होते हैं, G20 में दो तरीके काम होते हैं, एक होता है फाइनेंस का ट्रैक पूरा, और एक होता है शेरपा। भारत के शेरपा मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, भारत के शेरपा अमिताभ कांत है। ठीक है, शेरपा क्या देखता है? शेरपा देखता है कि भाई जो भी पॉलिटिकली क्या चल रहा है, करप्शन कहाँ पे कम कैसे कर सकते हैं, एनर्जी के ऊपर कैसे बात करेंगे, इन सब कामों पे। और फाइनेंस ट्रैक आप समझ रहे हैं, पैसों का सारा लेन देन यहाँ पे देखा जाता है। तो ये जो है यहाँ पर G20 यहाँ पर हर साल जो है यहाँ पर की जाती है। पूरी 19 कंट्रीज को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और वो 5 ग्रुप में
जो है, जिसमें करीब करीब चार चार कंट्रीज हैं, चार चार कंट्रीज हो जाएंगी, और हर एक को यहाँ पर एक एक साल में पूरी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है ना। ग्रुप टू में इंडिया के साथ, ग्रुप इंडिया कौन से ग्रुप में है? ग्रुप टू में है, और ग्रुप टू में इंडिया के साथ रशिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, टर्की भी है। ठीक है, चार कंट्रीज होती है ना, तो कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, टर्की, साउथ अफ्रीका और रशिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़ती है आगे। इस साल का ट्रियोका, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या है ट्रियोका? ग्रुप मैसेज करके बताएं जरा एक बार चैट बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ये जरूर बताएं क्या है। बाकी इंडिया की जो है इस बार यही प्रायोरिटी रही है। इंडिया का यहाँ पर क्या प्रायोरिटी रहा है? ये है इंडिया का। इंडिया जो है वो ग्लोबल फाइनेंस के रूप में यहाँ पर निकल के आएगा। टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, हमारी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, हमारा आधार, यूपीआई, ई केवाईसी, डिजी लॉकर, ये सब चीजें जो है वर्ल्ड लेवल पे हम दिखा सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम है। अगर कोई और कंट्री भी इसको कॉपी करना चाहती है या हमसे लेना चाहती है, वो यहाँ पर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि डिजिटल मामले में इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। फाइनेंस मैकेनिज्म स्विफ्ट, स्विफ्ट के नाम से जो है, जिसमें स्विफ्ट की यहाँ पर मोनोपोली रही है, हम उसके अंदर अपना भी यहाँ पर एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म लेके आ सकते हैं। नया यहाँ पर जो है आर्थिक व्यवस्था, उसको लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ अपने यहाँ पे देश की जो डाइवर्सिटी है वो तो हम हमेशा से दिखाते हैं, अपना कॉम्पोजिट कल्चर, हमारी विविधता हमारी हमेशा से पहचान रखी है, इसको तो हम हमेशा से ही यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है सॉफ्ट पावर का अपनी यूज करके ये भी बताते हैं कि हमारे बाकी देशों के साथ या हमारे बाकी जगह पर किस प्रकार के संबंध है। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इस बार के, इसमें जो हमारा मोटिव है वो यही है, ये सारे पॉइंट्स, और टेररिज्म, टेररिज्म को कैसे हम कम कर सकते हैं उसके ऊपर पॉइंट्स है। साथ ही साथ जो ड्रग्स की मार्केट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, प्लस करप्शन। इन तीनों मार्केट्स पे भारत का फोकस और ज्यादा है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से G20 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके इस बार के G20 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। पता है ना सबको, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी G20 की वेबसाइट पे जरूर साथ साथ देखिएगा, बाकी मैं भी आपको क्लास में पूरा पूरा यहाँ पर कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं हमारा टेररिज्म के ऊपर। टेररिज्म जो है मैंने आपको पहले भी कराया है, पर वो टेररिज्म मैंने जब कराया था वो मैंने वो बताया था कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर टेररिज्म का क्या सिचुएशन है। आज के अभी जो अभी मैं बताऊंगी आपको, उसमें मैं आपको टेररिज्म का जो है इस बार का जो कर्नाटका बेस्ड है उसके बारे में समझाऊंगी, क्योंकि अभी जो है स्टेट बेस्ड यहाँ पर चीज चलती आ रही है। स्टेट का स्पॉन्सरशिप या स्टेट का क्या रोल है मैं वो समझाऊंगी। यहाँ पर कर्नाटका के जो सीएम है वो चाहते हैं कि जो भी बाकी साथ की हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो यहाँ पर सपोर्ट करें एंटी टेरर ड्राइव। ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसमें एक्चुअली में क्या है। स्टेट भी स्पॉन्सर करती है, एक स्टेट जो है वो किसी और कंट्री के साथ मिलकर के ये काम भी करती है, जो कि देखने को भी मिला था एक समय में। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट का भी रोल आता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कितना फोकस करती है। ठीक है। जैसे कि आप ये जानते हैं, ये वाला पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया टेररिज्म इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर के रीजन में। ठीक है, यूएस के साथ सपोर्ट में मिल करके। ठीक है। यूएस ने सपोर्ट करा मुजाहिदीन को जब रशिया में प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसकी वजह से तालिबान यहाँ पर निकल के आया। आपको पता है ना, जो तालिबान है वो किसकी किसकी देन है? तालिबान जो है वो भी यूएसए की ही देन है ना। तो ये जो जो एक टेररिज्म है, टेररिज्म यहाँ पर जो निकल के आया है, ये इस प्रकार से भी आता है। बहुत सारे टेररिज्म के कारण हो सकते हैं। लेफ्ट विंग, राइट विंग। लेफ्ट विंग यहाँ पर जो है वो, लेफ्ट विंग में कौन से लोग आते हैं? जिसके अंदर ऑलमोस्ट एलिट क्लास लोग, जो एक अभिजात वर्ग जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिसके अंदर पीजेंट लोग आते हैं। राइट विंग के अंदर जो हमेशा से अपने आप को कंजर्व करके रखने वाले लोग हैं, अपने आप को यथास्थित बनाए रखने वाले लोग हैं, वो आते हैं। साथ साथ रिलीजियस टेररिज्म आता है, जो कि रिलीजन को, कि भाई हमारे रिलीजन में ऐसा लिखा है, हमारे रिलीजन में ये चीज लिखी है, तो वो उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से टेररिज्म जो है वो बहुत सारे तरीके से निकल के आया। आप देखिए यहाँ पर, पूरा पढ़े यहाँ पर, बहुत सारे हमारे पास ऐसे रीजन रहे हैं। चाहे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, नॉर्थ ईस्ट की, टेररिज्म जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो टेररिज्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है इस बार
जो है वो पूछा जा सकता है, चाहे स्टेट पीसीएस, चाहे ठीक है यूपीएससी भी, ठीक है, सीधा पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग प्रकार के जो टेररिज्म है वो इस तरीके से है, बॉर्डर के पार भी होता है, वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, और साथ ही साथ देश के अंदर भी होता है, जिसमें रिलीजन के ऊपर है, रिलीजन को प्रमोट, एक रिलीजन में लिखा है कि ऐसे करना है, या एक एक ग्रुप, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, आफ्सपा जैसी चीज को यहाँ पर लेके आना पड़ता है जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या होता है ना कि अपने इंडिया के जो लोग हैं वो तो नहीं कर रहे, पर जो इंडिया के बाहर हैं, ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो एक रिलीजियस पर्पस को कैरी आउट करने के लिए ये सब काम करते हैं, ठीक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा इसके लिए प्रभावित रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक, 26/11 अटैक, पठानकोट का अटैक, हमारे पास सामने इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होता है, जो बॉर्डर के तहत होता है यहाँ पर, वो यहाँ पे रोक दिया जाए। और इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उड़ी वाली, तब साफ बताया था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर टेररिज्म को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे टेररिज्म में जीरो टॉलरेंस रहेगा, ठीक है। अगर आप टेररिज्म करने वाले हैं तो जीरो टॉलरेट करने वाले हैं हम टेररिज्म को। ये सब सरकार ने हमेशा से इस चीज को क्लियर रखा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको पता है ना यहाँ पर 9/11 के जो अटैक हुए थे, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हुई थी, दिल्ली में, मुंबई में अटैक हुए, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, बाटला हाउस वाला हुआ, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वहां पर फिर वो, अगर यहाँ पर टेररिज्म का खतरा ज्यादा होता है ना, या फिर ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होने का खतरा, तो क्या होता है ना, वो जगह उतनी इंडस्ट्रियल डेवलप भी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं होती है, इसलिए वो बाकी बाकी स्टेट से पिछड़ी रह जाती है ना। साथ ही साथ हमें वहां पर फिर डिफेंस और पुलिस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो फिर सरकार के ऊपर भी एक बर्डन आ जाता है, डिफेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है, सरकार का एक बहुत बड़ा बजट का जो अमाउंट होता है वो उसी में चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इससे जो है ना शेयर्स, वो भी बहुत गिरावट आती है शेयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हुए थे ये अटैक, आपको पता है भारत की कमर्शियल कैपिटल है मुंबई, अगर वहां पे इस तरीके से होंगे तो बहुत जबरदस्त जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, और ये सब चीजें देखने को मिलेंगी ही, और इन्वेस्टमेंट वहां पर बहुत रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कंट्री को भाई दूसरे जो बाहर से आ रहे हैं या किसी और देश से हैं या किसी और राज्य से हैं, वो तो यहाँ पर अब पैसा नहीं लगाने की सोचेंगे ना। साइकोलॉजिकली भी यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, लोगों के अंदर जो है एक इस तरीके का जो एक रह जाएगा, एक मानसिक तनाव रह जाएगा। साथ ही साथ जो टेररिज्म है उसके बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे ये कश्मीर है, कश्मीर के जो युवा लोग हैं, कश्मीर के युवा लोग यहाँ पर जो है वो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जो चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं होता, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी वहां पे बिगड़ता है, और वो लोग जो है वो गलत कामों की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाकी सोसाइटी भी है यहाँ पर, सोसाइटी पूरी तरीके से लोगों को भड़काने का काम करती है, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल रहे, लोगों को हरास करती है, जिसके एग्जाम्पल हमारे पास कश्मीरी पंडित की फॉर्म में भी है। साथ ही साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पूरा बताया था, सरकार ने नो मनी फॉर टेरर की पॉलिसी निकाली है, कि हम टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई भी मनी को यहाँ पर नहीं देने वाले हैं, किसी भी फॉर्म में इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे। अगर कोई कंट्री या फंड देती भी है तो आपको क्या करना होगा, उस कंट्री को यहाँ पर कॉस्ट देनी होगी, उस कंट्री को ऊपर आपको एक कॉस्ट लगानी शुरू करनी होगी। तो इसको भी आप रीड करेंगे, वही सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताए हुए हैं, ये सब वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हम जो है वो इसको स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जैसे कि हम हमेशा से क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं लास्ट में, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने मोहनजोदारो के ऊपर दिया है, पढ़ेंगे सब लोग मोहनजोदारो के ऊपर क्या है, यहाँ पर इसको रीड करेंगे सब लोग। मोहनजोदारो पढ़ेंगे सब लोग मोहनजोदारो के ऊपर, काफी इजी सा क्वेश्चन है, पढ़ो और इसका आंसर सोचिए, क्योंकि मोहनजोदारो आपको पता है न्यूज में रहता है हमेशा किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मोहनजोदारो जो है
एक न्यूज में नहीं रहेगा, लेकिन एक स्टैटिक पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिकली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, मोहनजोदारो के ऊपर पढ़ते हैं। मोहनजोदारो जो है दो पार्ट में डिवाइडेड था, सीटाडेल और लोअर टाउन, करेक्ट है। ये एक प्लान्ड सिटी थी, बिल्कुल सही बात। हड़प्पा मोहनजोदारो दोनों। मोहनजोदारो को किसने ढूंढा था, फाइंड किसने किया था, वो थे आर डी बैनर्जी। नेक्स्ट, यहाँ पर ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ग्रेट बाथ, वेयर हाउसेस, ये सब देखने को मिलता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। गोपाल रत्न समझ गए होंगे सब लोग। गोपाल, ये आप समझ पा रहे हो, गोपाल, गोपाल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कि फार्मिंग में बहुत बढ़िया कर रही है। ठीक है, ये रिसेंटली ही अनाउंस किए गए थे, मतलब अभी नहीं किए गए, कुछ दिन हो गए हैं इसको अनाउंस किए हुए। तो गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री देती है, बिल्कुल सही बात है। ये सब भारत का सबसे बड़ा जो है वो एक डेयरी के जो होता है ना, पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही बात। और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसके तहत दिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था, उसके तहत ये अवार्ड दिए जाते हैं, बिल्कुल सही। सारी चीजें जिसके अंदर जो है एक सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और टेक्नीशियन प्रोवाइड किया जाता है, तो काफी सारी चीजें दी जाती है। अलग अलग रैंक आने वाले लोगों को 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए भी ऐसे दिए जाते हैं। तो आंसर है इसका डी, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है भाई, तो लेक्चर को हमेशा एंड तक देखा करिए, क्योंकि लेक्चर के एंड में हमेशा मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ही है सॉल्व करने के लिए। चलिए, ओवर करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद अनदर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।